फिल्म शुरू होती है उस दुनिया से जहां इंसानों को पहली बार एहसास हो चुका था कि वे इस धरती पर अकेले नहीं हैं। कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में हुई भयानक तबाही के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई आ चुकी थी जिसे अब छिपाना मुश्किल था। धरती के अलग अलग हिस्सों में ऐसे विशाल जीव मौजूद थे जिन्हें इंसान सिर्फ राक्षस समझता था, लेकिन मोनार्क नाम की संस्था इन्हें राक्षस नहीं बल्कि टाइटन्स कहती थी। मोनार्क का काम था इन टाइटन्स को ढूंढना, उनका अध्ययन करना और ये समझना कि आखिर ये धरती पर क्यों मौजूद है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा टाइटन जागने वाला था जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चीन में मोनार्क की एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर एक विशालकाय जीव एक बड़े कोकून में बंद था। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक विशाल लार्वा जैसा दिखाई देता था, लेकिन मोनार्क के वैज्ञानिक जानते थे कि इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा जन्म लेने वाला है। और फिर अचानक उस क्रीचर की रेडिएशन तेजी से बढ़ने लगती है। फैसिलिटी में मौजूद वैज्ञानिक तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। कुछ ही पलों बाद उस ककून में हलचल शुरू हो जाती है और उसके अंदर मौजूद जीव बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाहर आने के बाद ये टाइटन क्या करेगा। तभी एमा रसेल आगे आती है। एमा मोनार्क की साइंटिस्ट थी और उसके पास एक बेहद खास डिवाइस था, ओर्का। ये कोई सामान्य मशीन नहीं थी। एमा और उसके एक्स हस्बैंड मार्क ने इसे पहले समुद्री जीवों की कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया था, लेकिन एमा ने इसकी क्षमता को कहीं आगे बढ़ा दिया था। उसने गॉडजिला की बायो अकूस्टिक फ्रीक्वेंसी को स्टडी करके ऐसी सिग्नल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली थी जिससे टाइटन्स के बिहेवियर को प्रभावित किया जा सकता था। और अब पहली बार एमा इस टेक्नोलॉजी को एक टाइटन पर इस्तेमाल करने वाली थी। वो ओर्का को एक्टिवेट करती है। कुछ सेकंड तक ऐसा लगता है कि मशीन काम नहीं कर रही, लेकिन फिर उस विशाल क्रीचर का बिहेवियर बदलने लगता है। जो टाइटन अभी कुछ देर पहले बेकाबू हो रहा था वो अचानक शांत पड़ जाता है। कमरे में मौजूद लोगों को यकीन ही नहीं होता कि एम्मा ने सच में उसे शांत कर दिया है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक फैसिलिटी के बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। एक आर्म्ड ग्रुप अंदर घुस चुका था। इन लोगों का नेतृत्व जोना एलन नाम का एक पूर्व सैन्य अधिकारी कर रहा था। उसके लोग फैसिलिटी में मौजूद लोगों पर हमला करते हैं और एम्मा तथा उसकी बेटी मेडिसन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज भी उनके हाथ लग चुकी थी, ओर्का। अब जोना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो शायद दुनिया के किसी भी सोए हुए टाइटन को जगाने की क्षमता रखती थी। लेकिन असली सवाल था, वो इसका इस्तेमाल करेगा क्यों? इसके बाद कहानी मोनार्क की एक बड़ी हियरिंग पर पहुंचती है। सरकार और सेना मोनार्क से सवाल कर रही होती है कि आखिर दुनिया में कितने टाइटन्स मौजूद हैं और उन्हें इंसानों से दूर रखने के लिए क्या किया जा रहा है। कुछ लोग साफ मानते हैं कि इन क्रीचर्स को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वे इंसानों के लिए खतरा हैं। लेकिन डॉक्टर सेरिजावा इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं होते। उनके मुताबिक टाइटन्स सिर्फ विनाश करने वाले जीव नहीं हैं, वे धरती के प्राकृतिक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जहां इंसान उन्हें खतरा समझता है, वहीं मोनार्क के कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये क्रीचर्स धरती के बैलेंस का हिस्सा हो सकते हैं। सेरिजावा साफ कहते हैं कि इंसानों ने ही कई टाइटन्स को जगाया है, एटॉमिक टेस्टिंग, माइनिंग और दूसरी मानवीय गतिविधियों के कारण। इसलिए अगर इंसान इन क्रीचर्स को खत्म करने की कोशिश करेगा तो शायद वो अपनी ही दुनिया के नेचुरल बैलेंस को और बिगाड़ देगा। लेकिन इस बहस के बीच मोनार्क को एक और बड़ी समस्या का पता चलता है। एमा और मेडिसन गायब हैं और उनके साथ ओर्का भी जा चुका है। अब मोनार्क को सिर्फ एमा और उसकी बेटी को ढूंढना नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी चीज का पता लगाना है। जोना आखिर ओर्क की मदद से किस टाइटन को जगाने वाला है, और इसका जवाब जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला था, क्योंकि उसी समय एक बंद पड़ी टाइटन फैसिलिटी में रेडिएशन अचानक बढ़ने लगती है। मोनार्क के साइंटिस्ट्स उस सिग्नल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि कोई टाइटन जागने वाला है। और इसी के साथ कहानी हमें लेकर जाती है अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर। मोनार्क की टीम को पता चल चुका था कि एमा और मेडिसन को जोना इसी लोकेशन पर लेकर आया है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि इस जगह के नीचे एक ऐसा टाइटन कैद था जिसके बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानकारी थी। बर्फ की मोटी परत के नीचे एक विशाल क्रीचर सो रहा था, 3 सिर, विशाल पंख और इंसानों के सामने मौजूद किसी भी टाइटन से कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ति। उसका नाम था किंग गिडोरा। जोना का मकसद बिल्कुल साफ था, वो इस टाइटन को जगाना चाहता था। मोनार्क की टीम भी वहां पहुंच जाती है और अपनी पूरी फोर्स के साथ फैसिलिटी में घुसने की कोशिश करती है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी जगह युद्ध का मैदान बन जाती है। इसी बीच मार्क अपनी पत्नी एमा और बेटी मेडिसन को ढूंढते हुए फैसिलिटी के अंदर पहुंच जाता है। मार्क को लगता है कि एमा को जोना ने मजबूर करके अपने साथ रखा है, लेकिन जब वो एमा के सामने पहुंचता है तो उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाई देती है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। एमा जोना के खिलाफ नहीं थी, वो खुद जोना के साथ मिलकर काम कर रही थी। मार्क अपनी बेटी मेडिसन को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे रोक देती है। मार्क को समझ नहीं आता कि आखिर एमा ऐसा क्यों कर रही है। तभी एमा एक ऐसा फैसला लेती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो उस मैसिव कंटेनमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिसके अंदर गिडोरा कैद था।
कुछ ही सेकंड में बर्फ के अंदर लगे एक्सप्लोजिव्स सक्रिय हो जाते हैं और फिर एक जोरदार धमाका होता है। बर्फ की विशाल दीवारें टूटने लगती हैं, पूरी फैसिलिटी कांप उठती है और उस बर्फ के नीचे सोया हुआ टाइटन आंखें खोल देता है। किंग गिदोरा आजाद हो चुका था। मोनार्क के सैनिक वहां से भागने लगते हैं, लेकिन गिदोरा किसी को बचने का मौका नहीं देना चाहता। वो अपने विशाल पंख फैलाता है और पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। इसी दौरान अचानक एक और विशाल क्रीचर दिखाई देता है, गॉडजिला। गॉडजिला और गिदोरा आमने सामने आ चुके थे। ऐसा लीड्स रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। दोनों टाइटन्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गॉडजिला अपने जबड़ों और क्लॉज से गिदोरा पर हमला करता है, लेकिन गिदोरा की तीनों गर्दनें अलग अलग दिशाओं से हमला करती हैं। कुछ ही पलों में दोनों के बीच की लड़ाई पूरी फैसिलिटी को तबाह कर देती है। गॉडजिला पूरी ताकत से गिदोरा को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन गिदोरा साइज और पावर में भारी पड़ रहा था। वो गॉडजिला को उठाकर जमीन पर पटक देता है। गॉडजिला फिर उठता है और दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार भी गिदोरा उसे पीछे धकेल देता है। आखिरकार गॉडजिला बर्फ के बीच गिर जाता है। गिदोरा अपनी विशाल विंग्स फैलाता है और आसमान में उड़ जाता है। अब उसके रास्ते में कोई नहीं था, लेकिन मोनार्क के लिए सबसे बड़ी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ एक नया टाइटन नहीं था, बल्कि ऐसा टाइटन था जो बाकी टाइटन्स को भी प्रभावित कर सकता था। उधर मार्क को धीरे धीरे एम्मा की सच्चाई समझ आने लगती है। एम्मा ने गिदोरा को गलती से नहीं जगाया था, ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। कुछ समय बाद मोनार्क के लोगों को एम्मा का वीडियो मैसेज मिलता है। एम्मा बताती है कि वो जोना के साथ अपनी मर्जी से काम कर रही है। उसके मुताबिक इंसानों ने धरती के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ दिया है। हजारों साल पहले टाइटन्स इस दुनिया का हिस्सा थे। इंसान उनके साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने धरती पर अपना कब्जा बढ़ाया और टाइटन्स को खत्म या कैद करना शुरू कर दिया। एम्मा का मानना था कि अब समय आ गया है कि टाइटन्स को वापस उनकी दुनिया दी जाए। उसके मुताबिक ये क्रीचर सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बने हैं, उनकी मौजूदगी धरती के इकोसिस्टम को दोबारा बैलेंस कर सकती है। लेकिन मार्क इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। उसके लिए ये कोई नेचुरल बैलेंस नहीं था, ये लाखों लोगों की जान खतरे में डालने वाला फैसला था। एम्मा को पता था कि उसके फैसले से लोग मरेंगे, फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और अब जोना के पास ऑर्का था, मतलब दुनिया के बाकी सोए हुए टाइटन्स भी ज्यादा देर तक सोने वाले नहीं थे। गिदोरा अब अकेला नहीं रहने वाला था। वो एक सिग्नल भेजता है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सोए हुए टाइटन्स के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। एक के बाद एक कंटेनमेंट फैसिलिटीज में अलार्म्स बजने लगते हैं। मोनार्क के साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि अगला टाइटन कहाँ से बाहर आने वाला है। और तभी मेक्सिको के एक एक्टिव वॉल्केनो के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से तुरंत हटने का आदेश दिया जाता है। आसमान में धुआं बढ़ने लगता है, जमीन कांपने लगती है और वॉल्केनो के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगता है। पहले सिर्फ आग दिखाई देती है, फिर लावा के बीच एक विशाल पंख दिखाई देता है और अगले ही पल पूरा वॉल्केनो जैसे फट पड़ता है। उस आग और धुएं के बीच से एक विशाल फ्लाइंग टाइटन बाहर निकलता है। उसका नाम था रोडैन। रोडैन जिस वॉल्केनो से बाहर निकला था, उसके आसपास का पूरा इलाका खाली कराया जा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि अभी अभी बाहर आया ये विशाल टाइटन कितनी तबाही मचा सकता है। मोनार्क की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उन्हें रडार पर कुछ और दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा स्टॉर्म तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। पहले सबको लगा कि शायद ये कोई प्राकृतिक तूफान है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता गया, उन्हें समझ में आ गया कि ये तूफान नहीं था, गिदोरा आ रहा था और उसका निशाना था रोडैन। कुछ ही देर में दोनों टाइटन्स आमने सामने आ जाते हैं। रोडैन आसमान में उड़ता है और पूरी ताकत के साथ गिदोरा पर हमला करता है। दोनों हवा में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि ताकत के मामले में गिदोरा भारी पड़ रहा है। रोडैन को पीछे हटना पड़ता है। गिदोरा उसे हराकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र मोनार्क के उस एयरक्राफ्ट पर पड़ती है जिसमें मार्क और बाकी लोग मौजूद होते हैं। गिदोरा एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है और उसी समय समुद्र के अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है। गॉडजिला वापस आ चुका था। गॉडजिला सीधे गिदोरा पर हमला करता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। इस बार लड़ाई समुद्र की तरफ बढ़ती है। गॉडजिला गिदोरा को पानी के अंदर खींच लेता है और दोनों गहराई में लड़ने लगते हैं। मोनार्क की टीम समझ चुकी थी कि अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही तो आसपास मौजूद लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। इसीलिए अमेरिकी सेना एक आखिरी विकल्प इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उनके पास एक नया वेपन था, ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। ये ऐसा वेपन था जो एक बड़े क्षेत्र में मौजूद जीवों को खत्म कर सकता था। सेना का निशाना था गिदोरा, लेकिन समस्या ये थी कि इस अटैक में गॉडजिला भी मारा जा सकता था। फिर भी मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। कुछ ही सेकंड बाद मिसाइल समुद्र में गिरती है और एक बहुत बड़ा अंडर वाटर एक्सप्लोजन होता है। पानी का पूरा इलाका हिल जाता है।
मोनार्क की टीम को उम्मीद थी कि दोनों टाइटन्स खत्म हो चुके होंगे, लेकिन जब एक्सप्लोजन के बाद गिदोरा फिर से दिखाई देता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। गिदोरा जिंदा था। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का उस पर लगभग कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन गॉडजिला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब साफ था, गॉडजिला या तो बुरी तरह घायल हो चुका था या फिर शायद मर चुका था। गिदोरा अब पूरी तरह आज़ाद था। वो एक एक्टिव वॉल्केनो के ऊपर पहुंचता है और वहां से एक ऐसी सिग्नल वेव भेजता है जो धरती के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगती है, और फिर एक एक करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सोए हुए टाइटन्स जागने लगते हैं। कहीं जमीन फटती है, कहीं समुद्र से विशाल क्रीचर्स बाहर निकलते हैं, कहीं पहाड़ों के अंदर छिपे टाइटन्स जाग जाते हैं, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में तबाही शुरू हो जाती है। इमारतें गिरने लगती हैं, सड़कों पर लोग भागने लगते हैं, शहर खाली होने लगते हैं। मोनार्क की टीम समझ जाती है कि गिदोरा सिर्फ खुद तबाही नहीं मचा रहा, वो बाकी टाइटन्स को भी अपने पीछे चला रहा है। एमा को भी धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हालात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं। उसने सोचा था कि टाइटन्स के वापस आने से नेचर का बैलेंस बनेगा, लेकिन गिदोरा के आने के बाद जो हो रहा था वो बैलेंस नहीं था, ये पूरी दुनिया पर कब्जे जैसा था। इधर मेडिसन भी अपनी माँ के फैसले से परेशान हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि एमा ने जो किया है वो गलत है। उसने अपनी माँ से कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब हालात एमा के हाथ से भी निकल चुके थे। उधर मोनार्क के साइंटिस्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि गिदोरा पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का कोई असर क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण बात पता चलती है। गिदोरा सामान्य टाइटन नहीं था, वो इस धरती का जीव ही नहीं था, वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर था। और शायद यही वजह थी कि गॉडजिला उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। दोनों के बीच ये लड़ाई सिर्फ टेरिटरी की नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि टाइटन्स का असली किंग कौन होगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि गिदोरा के आदेश पर दुनिया के बाकी टाइटन्स भी जाग चुके थे। मार्क एक बात समझता है, अगर सारे टाइटन्स गिदोरा के सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं तो शायद उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, गिदोरा को रोकना। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें गॉडजिला को ढूंढना होगा, और तभी एक नया सिग्नल मोनार्क की टीम तक पहुंचता है। एक बेहद खूबसूरत रोशनी आसमान में दिखाई देती है। वो कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, वो थी मोथरा। मोथरा अपनी आवाज के जरिए एक खास सिग्नल भेज रही थी। मोनार्क के साइंटिस्ट उस सिग्नल को ट्रैक करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि मोथरा किसी और टाइटन से कम्युनिकेट कर रही है। उसका सिग्नल सीधे गॉडजिला तक जा रहा था। इसका मतलब था कि गॉडजिला अभी जिंदा था, लेकिन वो कहाँ था? मोनार्क उसकी रेडिएशन को ट्रैक करना शुरू करती है और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला समुद्र की बेहद गहराई में चला गया है। वो घायल था लेकिन मरा नहीं था। अब मार्क और मोनार्क की टीम गॉडजिला तक पहुंचने के लिए तैयार होती है। वे अपनी सबमरीन लेकर समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, उनके सामने एक ऐसी दुनिया दिखाई देने लगती है जिसके बारे में इंसानों को शायद कभी पता ही नहीं था। समुद्र के नीचे उन्हें प्राचीन स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ऐसे निशान जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि इंसान और टाइटन्स कभी एक ही दुनिया में साथ रहते थे। और इसी जगह पर गॉडजिला घायल अवस्था में पड़ा था, लेकिन गॉडजिला इतनी गहराई में था कि वहां जाकर उसे बचाना लगभग नामुमकिन था। उसकी रेडिएशन भी बहुत ज्यादा थी। तभी सेरिज़ावा एक बेहद खतरनाक फैसला लेते हैं। अगर गॉडजिला को बचाना है तो उसे एनर्जी देनी होगी, और इसके लिए उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लेकिन इस बार मिसाइल को दूर से लॉन्च नहीं किया जा सकता था। किसी एक इंसान को उसे गॉडजिला के बिल्कुल पास ले जाकर मैनुअली एक्टिवेट करना होगा, और सेरिज़ावा ये काम खुद करने का फैसला करते हैं। वो न्यूक्लियर डिवाइस लेकर गॉडजिला के पास पहुंचते हैं। गॉडजिला घायल पड़ा हुआ था। सेरिज़ावा उसके पास बैठते हैं और उसे आखिरी बार देखते हैं। फिर वो डिवाइस एक्टिवेट कर देते हैं और अगले ही पल समुद्र की गहराइयों में एक जबरदस्त न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। मोनार्क की सबमरीन तेजी से ऊपर की तरफ लौटती है। सबको लगता है कि शायद इस एक्सप्लोजन के बाद गॉडजिला बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर समुद्र के अंदर रेडिएशन अचानक तेजी से बढ़ने लगती है और उस अंधेरे पानी के बीच एक विशाल आकृति उठती है। गॉडजिला वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा गॉडजिला नहीं था। उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी थी और अब वो सीधे गिदोरा का सामना करने के लिए तैयार था। उधर मेडिसन भी एक बड़ा फैसला लेने वाली थी। उसके हाथ में था ऑर्क, और उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गिदोरा की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए वो ऑर्का लेकर अकेले वहां से निकल जाती है। मेडिसन ऑर्का को अपने साथ लेकर एक बड़े स्टेडियम में पहुंच चुकी थी। उसका मकसद अपनी माँ की तरह टाइटन्स को आजाद करना नहीं था। वो अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, इस तबाही को रोकना। मेडिसन स्टेडियम के अंदर पहुंचती है और ऑर्का को वहां मौजूद बड़े स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। फिर वो सिग्नल एक्टिवेट करती है। जैसे ही ऑर्क की आवाज पूरे इलाके में फैलती है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद टाइटन्स अचानक रुकने लगते हैं। जो क्रीचर्स अभी तक शहरों को तबाह कर रहे थे, वे वहीं ठहर जाते हैं। मोनार्क के साइंटिस्ट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं।
मैडिसन ने साबित कर दिया था कि ऑर्का का इस्तेमाल सिर्फ टाइटन्स को जगाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें शांत करने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन मैडिसन को ये नहीं पता था कि गिडोरा भी उस सिग्नल को महसूस कर चुका है। उसे समझ आ जाता है कि टाइटन्स को रोकने वाला सिग्नल कहाँ से आ रहा है और वो सीधे स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगता है। मैडिसन को जैसे ही इसका पता चलता है वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गिडोरा स्टेडियम तक पहुंच जाता है। उसके विशाल पंख पूरे आसमान को ढक लेते हैं। वो ऑर्का से निकल रहे सिग्नल को पहचान चुका था और अब उसका अगला निशाना मैडिसन थी। गिडोरा ऑर्का को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। मैडिसन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी समुद्र की तरफ से एक जोरदार आवाज आती है। पूरा इलाका कांप उठता है और गिडोरा के सामने एक विशाल आकृति खड़ी हो जाती है, गॉडजिला। गॉडजिला वापस आ चुका था, लेकिन इस बार उसकी एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा थी। दोनों टाइटन्स एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक बार फिर युद्ध शुरू हो जाता है। गॉडजिला गिडोरा पर हमला करता है। गिडोरा अपने तीनों सिरों से जवाब देता है। एक तरफ एटॉमिक पावर थी तो दूसरी तरफ गिडोरा की भयानक एनर्जी। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला की हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ने उसे एनर्जी तो दे दी थी, लेकिन उसकी पुरानी चोटें अभी भी मौजूद थीं। गिडोरा इस मौके का फायदा उठाता है। वो गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। इसी बीच मोनार्क की टीम भी वहां पहुंच जाती है। मार्क और बाकी लोग मैडिसन और ऑर्का को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि गॉडजिला के शरीर से निकलने वाली रेडिएशन लगातार बढ़ रही है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो किसी भी समय एक विशाल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह फट सकता था। अब मार्क के सामने एक और समस्या थी। उसे अपनी बेटी को ढूंढना था, लेकिन उसी समय आसपास दूसरे टाइटन्स भी पहुंच रहे थे और तभी आसमान में एक और विशाल क्रीचर दिखाई देता है, मोथरा। वो गॉडजिला की मदद करने पहुंची थी, लेकिन उसके पीछे रोडन भी मौजूद था। दोनों हवा में भिड़ जाते हैं। एक तरफ मोथरा, दूसरी तरफ रोडन। उनके बीच जबरदस्त एरियल फाइट शुरू हो जाती है। रोडन अपनी पूरी ताकत से मोथरा पर हमला करता है। मोथरा भी पीछे नहीं हटती। वो रोडन को घायल कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ गॉडजिला और गिडोरा की लड़ाई अभी भी जारी थी। गिडोरा एक बार फिर गॉडजिला को पीछे धकेल देता है। गॉडजिला जमीन पर गिरता है। ऐसा लगता है कि इस बार शायद वो उठ नहीं पाएगा। गिडोरा अपने तीनों सिरों से गॉडजिला को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी मोथरा उसके सामने आ जाती है। वो जानती थी कि अगर गिडोरा ने गॉडजिला को मार दिया तो शायद इस दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। मोथरा सीधे गिडोरा पर हमला करती है। गिडोरा भी उसे अपना निशाना बना लेता है। कुछ ही सेकंड में गिडोरा अपनी शक्तिशाली एनर्जी से मोथरा को बुरी तरह घायल कर देता है। मोथरा जमीन पर गिरती है, लेकिन वो आखिरी बार उठती है और गॉडजिला के सामने खुद को गिडोरा के हमले के रास्ते में ले आती है। गिडोरा उस पर हमला करता है और मोथरा की पूरी बॉडी उसकी एनर्जी में जलने लगती है। अगले ही पल मोथरा की सारी एनर्जी गॉडजिला तक पहुंच जाती है। मोथरा ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। गॉडजिला के शरीर में उसकी एनर्जी पहुंचते ही उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके आसपास की जमीन तक गर्म होने लगती है। अब गिडोरा के सामने वही गॉडजिला नहीं था जिसे उसने पहले हराया था। अब उसके सामने था बर्निंग गॉडजिला। गिडोरा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला अब उसे कोई मौका नहीं देना चाहता। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ गिडोरा पर हमला करता है। उसके शरीर से निकलती भयानक हीट गिडोरा को लगातार कमजोर करने लगती है। गिडोरा अपने तीनों सिरों से हमला करता है, लेकिन गॉडजिला हर बार उसे पीछे धकेल देता है। एक जोरदार हमला, फिर दूसरा, और फिर गॉडजिला अपनी पूरी एनर्जी गिडोरा के ऊपर छोड़ देता है। गिडोरा का शरीर जलने लगता है, उसकी ताकत खत्म होने लगती है और आखिरकार गॉडजिला अपने अंतिम हमले से गिडोरा को पूरी तरह खत्म कर देता है। दुनिया को तबाह करने वाला सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गिडोरा के मरते ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद टाइटन्स के बिहेवियर में अचानक बदलाव आने लगता है। जो टाइटन्स गिडोरा के सिग्नल पर चल रहे थे वे अब रुक चुके थे। उन्हें किसी नए आदेश का इंतजार था और अब उनकी नजर एक ही टाइटन पर थी, गॉडजिला पर। लेकिन उससे पहले मार्क अपनी बेटी को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। मैडिसन अभी भी ओर्का के पास थी। मार्क उसे अपने साथ ले जाता है। एम्मा भी वहां पहुंचती है। वो अपनी बेटी को देखकर समझ जाती है कि मैडिसन ने आखिरकार वही किया है जो उसे करना चाहिए था। लेकिन तभी गिडोरा के खत्म होने के बावजूद आसपास की तबाही पूरी तरह रुकी नहीं थी और एम्मा को एहसास होता है कि उसके फैसलों की कीमत अब सामने आ चुकी है। वो अपनी बेटी और मार्क को देखती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने टाइटन्स को आजाद करके जिस बैलेंस को वापस लाने की कोशिश की थी उसकी वजह से इंसानों की दुनिया तबाही के करीब पहुंच गई। लेकिन तभी दूर से टाइटन्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक के बाद एक विशाल क्रीचर्स उसी जगह की तरफ बढ़ रहे थे। जो टाइटन्स कुछ देर पहले तक इंसानी शहरों को तबाह कर रहे थे वे अचानक अपनी अपनी जगह पर रुकने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई आदेश देने वाला नहीं था।
गिदरा उनका लीडर था और उसके मरते ही उसका सिग्नल भी खत्म हो चुका था। लेकिन तभी उन सभी टाइटन्स की नजर एक ही दिशा में जाती है, गॉडजिला की तरफ। गॉडजिला अब भी बर्निंग फॉर्म में खड़ा था। उसके शरीर से इतनी ज्यादा हीट और रेडिएशन निकल रही थी कि उसके आसपास का पूरा इलाका तपने लगा था। वो गिदोरा को खत्म कर चुका था और अब बाकी टाइटन्स के सामने साफ था कि असली किंग कौन है। और अब टाइटन्स को अपना नया लीडर मिल चुका था, गॉडजिला। जिस क्रीचर को इंसान कभी सिर्फ एक विशाल मॉन्स्टर समझते थे, वही अब बाकी टाइटन्स का किंग बन चुका था। अब सभी टाइटन्स धीरे धीरे गॉडजिला के सामने झुकने लगते हैं। कोई उसका विरोध नहीं करता, कोई उस पर हमला नहीं करता। बस एक एक करके सभी अपना सिर नीचे कर देते हैं। और इसी के साथ गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।